7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर अपना सबसे खूंखार आतंकवादी हमला किया। 1200 इजरायली जाने गई, बच्चे और बूढ़े समेत। उसके बदले में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर कमर तोड़ बमबारी करनी शुरू कर दी। 3 गुना ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए पिछले सिर्फ 10 दिनों में। लेकिन 17 अक्टूबर को जो हुआ उससे दुनिया काफी सदमे में है और पूरा का पूरा यह वॉर नैरेटिव अब चेंज होता नजर आ रहा है। गाजा के क्रिश्चियन रन अल हलील नामक अस्पताल पर एक बम गिराया गया। इस हॉस्पिटल में इंजर्ड सिविलियंस आए थे ट्रीटमेंट के लिए, वही सिविलियंस जो इजराइल के बॉम्ब से घायल हुए थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस धमाके में करीबन 300 से 500 जानें गईं। बॉम्बिंग के ठीक बाद इजराइल के हनान्या नाफ्ताल, इजराइल प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल स्पोक्स पर्सन, ने ट्वीट करके हमें बताया कि इजराइल ने अपने टारगेट को यानी इस अस्पताल को सक्सेसफुली बॉम्ब किया है। और अफसोस की बात है कि देखिए कैसे हमास टनल बनाकर और हॉस्पिटल को एज अ कवर बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब दुनिया ने ये विजुअल्स देखे अस्पताल के बॉम्बिंग के और एक एंटी इजराइल वेव दिखने को मिला, आक्रोश दिखने को मिला, तो आनंद फानंद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और एक नया ट्वीट जारी किया जिसमें हमास को ही दोषी करार दे दिया गया। इजराइल के ऑफिशियल आईटी सेल ने मिनटों में अलग अलग डॉक्टर्ड एंगल से आउटडेटेड वीडियो दिए कि ये देखिए प्रूफ, ये देखिए मिसाइल कैसे लॉन्च हो रहा है गाजा स्ट्रिप से, और ये देखिए कैसे हमास का रॉकेट जाकर अस्पताल पर गिरता है। और ये सुनिए एक फर्जी हमास का फोन कॉन्वर्सेशन जहां इस धमाके के बारे में वो डिस्कशन भी कर रहे थे कि कैसे हमास का ही एक मिसफायर्ड रॉकेट है, ये हमास का ही एक वॉर क्राइम है। टेररिस्ट तो हमास है, वो थोड़ा ही ना है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन आज इस एपिसोड में इस तू मैं के अंदर नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि जिसके पास कॉमन सेंस है उसको साफ जवाब मालूम है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या सच है। लेकिन इस अटैक का एक इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन हुआ है, और सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं, वेरी इंटरेस्टिंगली इजराइल के अंदर भी एक एंटी नेतन्याहू सेंटिमेंट है। एक नेतन्याहू मस्ट रिजाइन, एक नेतन्याहू मस्ट गो मूवमेंट चल रहा है। हमारी आईटी सेल हमें जो भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करे, इजराइल के सबसे पुराने अखबार में नेतन्याहू की कड़ी आलोचना हो रही है। डेली बेसिस पर उन्हें जाने को बोला जा रहा है। और बात सिर्फ न्यूज़पेपर की और एडिटोरियल की या वहां की इंटेलेक्चुअल्स की नहीं हो रही है। आप ओपिनियन पोल्स के आंकड़े देख लीजिए। 56% रिस्पोंडेंट्स का यह कहना है कि युद्ध के खत्म होने के बाद तो नेतन्याहू को जाना ही चाहिए, इस पर कोई सवाल नहीं है, इस पर यूनैनिमिटी है। और युद्ध से पहले भी वैसे नेतन्याहू कोई खास आजकल पॉपुलर नहीं चल रहे थे, लंगड़ा लंगड़ा कर ही अपनी सरकार चला रहे थे। सालों से इजराइल के सुप्रीम लीडर ने कई पैतड़े, कई पब्लिसिटी ट्रिक्स अपना के रखे थे अपने आप को पावर में रखने के लिए। लेकिन अब शायद ये मेजॉरिटेरियन मसलमैन नेतन्याहू को भी यह डर सता रहा है कि क्या उनको इजराइल का वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप पर याद रखा जाएगा। एक टाइम पर इतने पॉपुलर, और आज लोग उनसे इतना नफरत कर रहे हैं। डोमेस्टिकली मैं बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल तो छोड़ो, डोमेस्टिकली भी उन्हें एक फेल्ड स्ट्रॉन्गमैन के रूप में देखा जा रहा है, जो सिक्योरिटी के नाम पर अपनी जनता को बांटते आए हैं, जो जनता का हक छीनते आए हैं, और अब वही सिक्योरिटी में बुरी तरीके से फेल हो गए, मात खा गए, जिस वजह से लोग उन्हें टॉलरेट कर रहे थे। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए नेतन्याहू ने गाजा स्ट्रिप पर वहां के 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस के ऊपर कहर ढा के रखा है, ताकि युद्ध के बीच में तो उनको कोई सवाल ना पूछ सके कि भाई हमास का अटैक तुम देख क्यों नहीं पाए जो आने वाला था, कि भाई हमास को किसी और तरीके से ढूंढ नहीं निकाल सकते थे, हॉस्टेजेस को वापस लाने का और कोई तरीका नहीं था क्या तुम्हारे पास, और पैलेस्टीनियंस के साथ डील करने का क्या यही तरीका है कि खाना पीना बंद कर दो और सबको गोलीबारी मार दो। आज नेतन्याहू अपने बमबारी के बीच में यह शायद भूल गए हैं कि आतंक का जवाब नरसंहार तो नहीं हो सकता है। और आज दुनिया भले ही आपके साथ हो, क्योंकि भाई बर्बरता तो हुई है, टेरर अटैक तो हुआ ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसके बाद कुछ भी कर ले और जनता आपसे जवाब नहीं मांगेगी। कल दुनिया और कल इजराइल की जनता भी जवाब मांगेगी। क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इजराइल के रक्षक के रूप में याद रखा जाएगा, या फिर एक जेनोसाइडल मेनियक जो बेकसूर बच्चों पर बम गिराने में मजा लेते थे? एक मेजॉरिटेरियनिज्म, एक अथॉरिटेरियन लीडर को कितना पावर देना चाहिए विदाउट एनी क्वेश्चन? क्या इतना पावर अल्टीमेटली जाकर बैकफायर कर जाता है? आज ये इजराइल की कहानी है, कल किसी और देश की कहानी हो सकती है। क्या माइट इज राइट से एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा जैसे मिडिल ईस्ट, उसका सोल्यूशन निकल सकता है? क्या नेतन्याहू अब अपनी डूबती पॉलिटिकल नैया एक नरसंहार करके बचाएंगे? देशभक्त के आज के एपिसोड में जानेंगे यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब कि ये
किंग बीबी नेतन्याहू कौन है? इनका पॉलिटिकल जर्नी क्या है जिससे इतना एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है? क्या उन्होंने हमास को आयरॉनिकली इनिशियली सपोर्ट किया था अपने गंदे पॉलिटिकल चार्ल्स खेलने के लिए? क्या नेतन्याहू ने कभी भी मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने की कोई ऑनेस्ट कोशिश की है, या हमेशा युद्ध की बात ही सोचते आए हैं? इजराइल के अंदर नेतन्याहू का गवर्नमेंट ट्रैक रिकॉर्ड वैसे में है क्या? युद्ध के बीच में भी उनके खिलाफ इतने लोग क्यों बोल रहे हैं? और क्या जंग के बाद नेतन्याहू का इस्तीफा एकदम पक्का है, या अभी भी किसी न किसी तरीके से पैलेस्टीनियंस के नाम पर, युद्ध के नाम पर वो अपने क्रिटिक्स को एक बार फिर से चुप करा देंगे? पैलेस्टाइन के प्रति इजराइल का हमेशा से ही जो रवैया है बहुत सख्त और ओप्रेसिव रहा है, और नेतन्याहू का उससे भी ज्यादा सख्त और ओप्रेसिव नजरिया रहा है। ओस्लो अकॉर्ड्स, जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में टॉक्स थे, जिससे दोनों साइड एक टू स्टेट सॉल्यूशन के करीब आ चुके थे, उस समय भी नेतन्याहू शुरुआत से ऐसे पीस टॉक्स के खिलाफ थे। 1996 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नेतन्याहू ने लगातार 1992 के ओस्लो अकॉर्ड्स के एग्रीमेंट्स को तोड़ा। एक अमेरिकन डिप्लोमेट डेनिस रॉस ने तो नोट किया था कि यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को भी नहीं लगता है कि बीबी यानी नेतन्याहू का कोई इंटरेस्ट है शांति बहाल करने में। 2009 में नेतन्याहू ने एक इंपॉर्टेंट स्पीच दी जिसमें पहली बार यह एक्सेप्ट किया गया कि हां, एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनना चाहिए। अरे वाह, ये तो प्रोग्रेस है, अच्छी बात है। मगर नेतन्याहू की कंडीशंस कुछ ऐसे थे अपने एग्रीमेंट के कि उनसे उनकी असली मंशा साफ हो गई थी कि वो एक्चुअली चाहते क्या थे। उनके हिसाब से एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, पर उस आजाद देश के पास खुद की आर्मी नहीं होगी, और खुद के एयर स्पेस का हक नहीं होगा। नो एयरफोर्स, नो एयर स्पेस। पूरा जेरूसलम, जो कि एक कंटेस्टेड सिटी है दोनों के बीच में, वो इजराइल के हाथ चले जाएगा। और इजराइल ने जिन लाखों फिलिस्तीनियों को बाहर भेजा है, खदेड़ा है युद्ध के समय, उनको वापस आने का हक नहीं मिलेगा। यानी घर वापसी जिसके चलते इजराइल बना, वही घर वापसी का हक पैलेस्टीनियंस को तो नहीं मिल सकता है। बेसिकली नेतन्याहू ने जानबूझकर एक ऐसा प्रपोजल दिया कि किसी भी पैलेस्टीनियन को वो मंजूर नहीं होगा। ऊपर से नेतन्याहू ने बहुत टाइम से वेस्ट बैंक में हो रहे इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स को बढ़ावा दिया है। साफ बात है कि नेतन्याहू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैलेस्टीनियन जमीन को हड़पना। इस कब्जे की सच्चाई क्या है, आपको मैं मैप्स के द्वारा, पहले भी हमने इसको आपको डिटेल में समझा के रखा है कि कैसे क्रीपिंग एक्विजिशन है और कैसे धीरे धीरे पैलेस्टीनियन लैंड्स कम हो रहे हैं। नेतन्याहू के हिसाब से इजराइल को साउथ लेबनान में अपना मिलिट्री कब्जा कंटिन्यू रखना था, जो कब्जा हिजबुल्लाह के रेजिस्टेंस के चलते इजराइल को अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा था। इस बात से भी नेतन्याहू कुछ खास खुश नहीं है। बेसिकली नेतन्याहू का रुझान कभी भी एक वर्केबल पीस सेटलमेंट की तरफ था नहीं। कॉम्प्रोमाइज शब्द वो पसंद करते नहीं है। हमेशा प्लान यही रहा है कि धीरे धीरे ही सही इजराइल पूरा पैलेस्टीनियन लैंड पर कब्जा करेगा, पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि हमने नेतन्याहू की मन की बात इतने साफ तरीके से कैसे पढ़ ली है यहां बैठे बैठे। वो इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने यूएन में सबके सामने काफी गर्व से यह बात खुद ही लीक कर दी थी। मैप पकड़कर वो खुद ही दिखा रहे थे कि ये देखिए, ये है न्यू मिडिल ईस्ट, जहां फिलिस्तीन का कोई नाम और निशान नहीं है। इट इज ऑल ऑफ इजराइल, ओनली इजराइल, नथिंग अनऑफिशियल अबाउट इट। तो फिर लाखों फिलिस्तीनियों का क्या, जो ऑलरेडी है उस लैंड पर मौजूद, उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप या कारपेट बॉम्बिंग या फिर पानी बंद। वेस्ट बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, जहां हमास है ही नहीं, वहां भी एकदम अपार्थाइड चल रहा है। पैलेस्टीनियंस को सेकंड क्लास से भी बदतर सिटीजन बनाकर रखा है आपने, उनको भी एकदम जेल में ऐसे परोस के रखा है। और ऐसे में या तो फिलिस्तीनी घुट घुट के मरे या तो फिलिस्तीनी छोड़ दे। वैसे जाने के लिए कोई खास अफसर है नहीं उनके पास, तो उनकी मर्जी है बोलने के लिए। अब आप ही समझिए, ये अपार्थाइड है, ये जेनोसाइड इन द मेकिंग है। ये बात मिल रहा है, लेकिन इजराइल के अंदर डोमेस्टिकली नेतन्याहू का सपोर्ट कुछ ज्यादा ही डगमगा रहा है। ऐसा क्यों है? नेतन्याहू को क्यों इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम ये होती है कि पॉपुलर लीडर को जब आप कार्ड ब्लांच दे देते हो ना कि भैया कुछ भी कर लो, तो उसके बाद वो गुड़गोबर ही कर लेते हैं। देखिए कैसे किया उन्होंने भी। जुडिशरी की बात कर लेते हैं। इसी साल जुलाई में नेतन्याहू की सरकार ने एक लॉ पास किया जिसके तहत जुडिशरी को और भी कमजोर किया गया।
अब पार्लियामेंट में बनाए गए कोई भी लॉ को, चाहे वो कितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कंट्रोवर्शियल हो, जुडिशरी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है, उस पर आपत्ति जता नहीं सकती है, उसको कैंसिल नहीं कर सकती है। ये एक स्टेप है वहां की जुडिशरी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के, लेजिस्लेटिव कंट्रोल में लाने के लिए। सुप्रीम लीडर इज अबव द सुप्रीम कोर्ट। नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे करप्शन एलिगेशंस भी है, पूंजीपतियों से इन अप्रोप्रिएट फेवर्स लेने का, यानी पैसा लेने का और उसके बाद फेवरेबल पॉलिसी बनाने का, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर छोड़िए, उसके बारे में अभी इजराइल पर फोकस करते हैं। इसी के साथ नेतन्याहू पर काफी आरोप लगे हुए हैं कि मीडिया ग्रुप्स को भी पैसे खिलाए गए थे फेवरेबल कवरेज के लिए। ओहो, गोदी इन इजराइल। इस करप्शन चार्जेस के चलते कोर्ट में नेतन्याहू को समन भी किया गया था और उन पर मुकदमा भी चल रहा है प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। और प्रेस फ्रीडम की जब बात हो ही रही है तो इसमें भी कुछ करप्शन भी है। नेतन्याहू ने एक सिस्टमैटिक अटैक किया है फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया के खिलाफ। ये कुछ सुना सुना आपको लगेगा, लेकिन जुडिशियल टेकओवर के दौरान जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जब जर्नलिस्ट ने उनके कवर करने की कोशिश की तो जर्नलिस्ट को भी काफी हरास किया गया। इजरायली जूइश जर्नलिस्ट को पैलेस्टीनियन इश्यूज कवर करने में बहुत प्रॉब्लम्स अब आने लगी हैं। पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट तो बोलने की जरूरत है, उनके पास तो वैसे में भी कोई हक नहीं है, उनको मार दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही अब हो रहा है। हाल ही में रॉयटर्स और अल जजीरा के कुछ जर्नलिस्ट को इजरायली एयरफोर्स ने एरियल बॉम्बिंग से मार गिराया, जो कि लेबनान में तब थे, इजराइल के बॉर्डर के पास। अब हो सकता है ये सब कोइंसिडेंस है, जानबूझ के थोड़ी ना किया, जैसे गाजा हॉस्पिटल बॉम्बिंग। और जब बात प्रेस फ्रीडम की हालत की हो रही है तो समझ लीजिए कि आम लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अभी क्या चल रहा है इजराइल में। काफी इंस्टेंसेस हैं जब प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ब्रुटैलिटी का इस्तेमाल किया गया है इजराइल में प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे ज्यादा पॉइंट जो लोगों को आजकल काफी गुस्सा कर रही है नेतन्याहू के खिलाफ, जो सिक्योरिटी कैबिनेट है जो मिलिट्री को डायरेक्ट करती है, वो खुद ही अपने आप में ही मीट नहीं कर रही थी। बहुत ही स्पोरेडिकली उनकी मीटिंग हुई थी। जुलाई में तो मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ वो मिल नहीं पाए नेतन्याहू के साथ, क्योंकि भाई साहब इतना ज्यादा पॉलिटिक्स खेलने में बिजी थे। तो उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखा जिसमें उन्होंने वार्निंग दिया था कि आर्मी रेडी नहीं है, आर्मी में कोहिजन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है देश में, हमारी जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो चौकस नहीं है। और कहीं ना कहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे अपनी सिक्योरिटी को लेकर। तो बेसिकली जुडिशरी को कमजोर करो, बड़े बड़े पूंजीपतियों से रिश्वत खाओ, मीडिया को खरीद लो और कोई आवाज उठाए तो उन्हें चुप कर दो। टिपिकल तानाशाही बिहेवियर। पर क्या इस तानाशाही से इजराइल को कुछ फायदा मिलेगा इन द लॉन्ग रन? क्या खतरे में है करने के बाद लोगों की नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें जो चुप कराया गया, उसके बाद क्या हुआ? न सिक्योरिटी मिली और न लोगों को बोलने का हक मिला। यह बात अब इजरायलियों को समझ में आ रहा है। नेतन्याहू के दो इंपॉर्टेंट मकसद थे। पहला कि इजराइल इंटरनली यूनाइटेड हो और उसकी सिक्योरिटी एकदम बढ़िया हो जाए, फिलिस्तीनियों को कमजोर किया जाए और देश के अंदर एक एंटी नेशनल जो है वो चुप हो जाए। दूसरा कि लॉन्ग टर्म में फिलिस्तीनी जो एक प्रोटेस्ट है, एक जो मूवमेंट है, उसे धीरे धीरे खत्म कर दी जाए। कैसे? अरब कंट्री के साथ दोस्ती कर लो, जो फिलिस्तीनी कॉज है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अरब कंट्रीज का सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो फिर इनके पास कोई आवाज ही नहीं रहेगी। लेकिन इन दोनों चीजों में नेतन्याहू शानदार तरीके से फेल होते हैं। जितनी भी बमबारी कर लो, ये फेलियर परमानेंट है। समझाता हूं कैसे। पहली बात ये कि अगर आपकी सिक्योरिटी, अगर आपकी डिफेंस, अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी ही चौकस थी तो हमास ने आपको इतनी बुरी तरीके से चोट कैसे पहुंचा दिया, इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा दी? कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो बहुत बुरी तरीके से चूक गए। नेतन्याहू का पूरा प्लान यही था कि गाजा में हमास को सपोर्ट करो, उसको फंड करो, जिससे पीएलओ, द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने आप कमजोर हो जाए, जो पूरा पैलेस्टीनियन मूवमेंट है वो स्प्लिट कर जाए। और जानना है इसके बारे में, हमने पिछले एपिसोड में आपको डिटेल में ऑलरेडी बता के रखा था। ये सारे प्लान तो एकदम फेल हो चुके हैं। शायद कहीं ना कहीं एक पीस प्लान जरूरी था, इंसानों को इंसानों के तरह ट्रीट करने की जरूरत थी। पर खैर, उस पे पोजीशन जो भी हो, 86% इजरायली लोगों का मानना है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप की एक बहुत बड़ी फेलियर रही है। उनको पता नहीं था कि इतना मेगा अटैक होने वाला है, और अटैक के घंटों बाद भी इजरायली फोर्सेस कहां थे, इतने कंफ्यूज क्यों थे? ये सारी चीजों की जो जिम्मेदारी है वो अल्टीमेटली नेतन्याहू के ऊपर ही आती है। दूसरा,
पिछले कुछ दिनों से जो हम घटनाएं देख रहे हैं उसने साबित कर दिया है कि फिलिस्तीनी अपने जायज हक के लिए भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मींस आर क्वेश्चनेबल, लेकिन वो इजरायली बॉम्ब से अभी भी नहीं डर रहे हैं। तो ये जो नेतन्याहू का मैप से मिटा दूंगा, निस्तो नाबूद कर दूंगा, ये जो मिटाने की जो कोशिश चल रही थी, ये फिलिस्तीनी फ्रीडम स्ट्रगल को खत्म करने की कोशिश चल रही थी, वो फ्लॉप कर चुकी है। पिछले 2 हफ्तों से जो नैरेटिव है वो पूरी तरीके से अब बदल रहा है। पहले टेरर को लेकर हॉरर, और अब जो इजराइल कर रहा है उस पर लेकर एकदम डिस्गस्ट हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीनी और फिलिस्तीनियों के हक के बारे में फिर से बात होनी शुरू हो चुकी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जो जिन्हें नेतन्याहू का दोस्त माना जाता है, उन्होंने भी हमास के टेरर अटैक की कड़ी निंदा की है, लेकिन भारत का पुराना स्टैंड फिर से दोहराया है कि हम एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन नेशन के पक्ष में हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे नेतन्याहू का जो नॉर्मलाइजेशन प्लान था, अब वो भी फ्लॉप होता नजर आ रहा है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन प्लान नहीं मालूम है तो जल्दी मैं ये बता दूं कि नेतन्याहू का प्लान यह था कि जल्द ही सारे अरब देशों के साथ उनके डिप्लोमेटिक टाइज नॉर्मलाइज हो जाए और उनके बीच में इकोनॉमिक, मिलिट्री, ट्रेड, ये सारी चीजें शुरू हो जाए जोर शोर से। इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का नतीजा यह होगा कि फिलिस्तीनी लोग जो अभी तक अरब वर्ल्ड से डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो मिलता था, उनकी आवाज ये आगे रखते थे, वो अपने आप कमजोर हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में उसको फिर इस मूवमेंट को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो अरब वर्ल्ड है वो अगर उनके लिए बोलेगा ही नहीं तो इजराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। पर पिछले 2 हफ्तों 10 दिन में जो हो रहा है, इस तरीके से गाजा पर जो बमबारी की जा रही है, उसको देखने के बाद पूरे अरब देशों में एक खून सा अभी उबाल है। अब फिलिस्तीन के साथ हो या ना हो, कुछ लोग हमदर्दी जता रहे हैं, कुछ लोग अपने लीडर से सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी लीडर तो चाहते हैं कि भाई धंधा पानी चले, लेकिन अब प्रेशर माउंट हो रहा है अरब नेशंस पर भी लोगों का कि ये आप ऐसे चलने नहीं दे सकते हैं, आपको भी बोलना अब जरूरी है। और ये पब्लिक ओपिनियन सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरी दुनिया में अब शेप ले रही है। जैसे एक जमाने में साउथ अफ्रीका को अपाथाइड स्टेट बुलाया जा रहा था, वैसे ही आज दुनिया की इंडिपेंडेंट मीडिया इजराइल को अपाथाइड और एक जेनोसाइडल स्टेट तक बुला रही है। तो नेतन्याहू का ये जो मेजॉरिटेरियन स्ट्रॉन्गमैन अप्रोच था, ये इजराइल में तो सक्सेसफुल ना हो रहा है, और ना मिडिल ईस्ट में सक्सेसफुल हो रहा है, और ना ग्लोबल स्केल पर। ये सुप्रीम लीडर वाला माई वे और द हाईवे कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है, चकाचौंध लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर गुड़ गोबर ही कर देता है। अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या निकलेगा, वो तो सिर्फ बहुत सारी डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू ही पता चलेगा। पर अंत में जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था, वैसे ही एक डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस जरूरी है। ये स्ट्रॉन्गमैन टैक्टिक्स नहीं चलेगा। हां, सारी गलती नेतन्याहू की भी नहीं है। 1947 से ही इजराइल फिलिस्तीनियों को ऑप्रेस करता आया है, लेकिन नेतन्याहू जैसे लीडर ने डेमोक्रेटाइजेशन के इस प्रोसेस को और भी पीछे ढकेल दिया था, इसीलिए बातचीत तो हुई नहीं। हॉस्पिटल को बॉम्ब करके पीस और जस्टिस तो आप डिमांड नहीं कर सकते हो, वो तो मुमकिन है नहीं। पर शायद इस सब के बावजूद लगता है कि नेतन्याहू फिर भी बच जाएंगे। अरे भाई, बड़े भैया अमेरिका आपके साथ बैठे हुए हैं, युद्धपोत भेज दिया है वहां, यूके के ऋषि सुनक भी वहां पहुंच गए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो वेस्टर्न पावर्स इस बर्बरता के बावजूद भी नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस टेरर अटैक के बाद काफी सपोर्ट जनरेट हुआ है इजराइल के लिए। तो हो सकता है कि फिर से कोई एक पॉलिटिकल कोalition पार्टनर बनाकर, मीडिया को थोड़ा खरीद कर, थोड़ा फिलिस्तीनियों को और मार कर, विक्टिम कार्ड प्ले करके पीएम कुर्सी वो फिर से हथिया ले। तब तक युद्ध जारी है, बाय द वे, तब तक तो नेतन्याहू की कुर्सी उनके लिए सेफ है। उसके बाद उन्हें डस्टबिन में फेंका जाएगा या नहीं, अभी देखने वाली बात है। लेकिन इतिहास उनको कैसे याद करेगा, यह पिछले 10 दिनों में अब साफ नजर आ रहा है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। थैंक्स टू कोडिंग इन्वेडर्स फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। आज के इन्वेजन के जमाने में कोडिंग इन्वेडर्स का सहारा लेकर डेटा एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो जरूर नीचे लिंक जो दिया है उसको ट्राई आउट करो, जो कोड दिया हुआ है उसको ट्राई आउट करो। एंड डेटा एनालिस्ट एज अ प्रोफेशन अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो जरूर एक बार कोडिंग इन्वेडर्स आप सैंपल करके देख सकते हैं। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।